तो नेक्स्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम में है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। क्या है? मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, मल्टीनोमियल से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सब लोगों ने पढ़ लिया होगा और आगे भी पढ़ रहे होंगे। प्लीज नहीं पढ़ रहे हो तो एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, बकवास नहीं करना हमें, आगे चल रहे हैं। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो जैसा कि नेम भी सजेस्ट कर रहा था, अभी तक हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा, अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन की ओर। ठीक है, तो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि यदि एग्जांपल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज करो, है ना, एग्जांपल हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी की पावर में 10। यदि ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की पावर में 10, तो इसको यदि मुझे एक्सपेंड करना है तो मेरे को तो सिर्फ 2 टर्म वाली थ्योरम पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उसी नजर से देखता हूँ। मैंने क्या देखा कि 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया। tan c क्या होता है, पहले tan c 0, पूरा का पूरा इसको दे दिया, a की पावर में 10 और b प्लस सी की पावर में 0। अगली बार बच्चे tan c 1 a की पावर में 9 और b प्लस सी की पावर में 1। अगली बार tan c 2 a की पावर में 8 b प्लस सी की पावर में 2। ऐसे चलते चलते, ठीक है, ऐसे चलते चलते लास्ट तक हम कहाँ पहुंच गए, tan c, ठीक है, मान लो तुम यदि और लिखना चाहो तो tan c 3 आ जाएगा, यहाँ पे tan c 7 आएगा, और tan c 7 के बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना, a कितना आएगा बच्चे, 3 और b प्लस सी की पावर में 7। ठीक है, tan c 8 a स्क्वायर b प्लस सी की पावर में 8, tan c 9 a b प्लस सी, और tan c 10 b प्लस सी की पावर में 10। इस तरह से कुछ हमारे पास एक्सपेंशन आने वाला है, जो कि 2 टर्म वाला एक्सपेंशन हमें पता है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे इस एक्सपेंशन में जो जो चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की, सबसे पहले उसकी बात समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये हम लोगों ने जो वहां पे ऑब्जर्व की, इसमें देखा कि देखो a की पावर में 10 और b प्लस सी की पावर में 0, मतलब ये तो 1 हो चुका है, a की पावर में 10 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में हमने देखा कि देखो a की पावर में 9 और b इंटू b, दोनों का समेशन डिग्री कितना हुआ, 10। a की पावर में 9 और c, दोनों की डिग्री का समेशन कितना हुआ, 10। यहाँ पे आते हैं a की पावर 8 और b का स्क्वायर, दोनों का समेशन 10। अगला टर्म हमने मिलने वाला था 2bc, दोनों का सम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10, और अगली बार c स्क्वायर मतलब 10। मतलब ये कि आप लोग ऐसे हर टर्म को एनालाइज करोगे तो आप पाएंगे कि हर टर्म में डिग्री, जो हर टर्म की डिग्री का समेशन है वो 10 के बराबर है। ऑब्वियसली होना भी वही था, बाइनोमियल में भी यही हुआ है। ठीक है, फर्स्ट बार तो यहां से मैं लिखूं ऐसे कि डिग्री of each term is equal to 10। फर्स्ट पॉइंट। बात नंबर 2, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगली बात मुझे बात करने को आ गई कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो देखो यदि नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है तो उस केस में मुझे क्या देखना है कि देखो यहां से मुझे 1 टर्म मिला, ठीक है, यहां से 2 टर्म मिल रहे हैं, ठीक है, यहां से मुझे 3 टर्म मिल रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्व क्या कर पा रहा हूं कि ये तो एक सिंपल कोफिशिएंट है जो कि सारे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यहां से मिल रहे हैं, जितने टर्म ये दे रहे हैं। समझ में आ रही बात है? ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से मुझे 1 टर्म मिलने वाला है, यहां से मुझे 2, यहां से 3, यहां से मुझे ऐसे करते करते 8, यहां 9, यहां पे 10, क्योंकि यहां पे 9 होने वाला है, ठीक है, और यहां पे जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है 11। ऐसे तो यदि मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं अगले पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट ये है
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं ये, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चलते चलते मैं पहुंच जाऊंगा 11 तक। दैट मीन्स 11 × 12/2 दैट मीन्स 66, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3, ठीक है। 3 में बच्चों थोड़ा समझने वाली बात ये है कि यदि कभी हमसे कोई ऐसा कुछ पूछ ले, है ना, क्या पूछ ले, जस्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई पूछ ले, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a³ b² c की पावर में फाइंड, ठीक है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करिए, है ना, ऐसा कोई पूछ ले, क्वेश्चन मार्क ये है, तो इसके लिए हमें क्या अप्रोच लगाना है वो समझने वाली बात। जैसे देखो ये बच्चे a³, तो a³ तो मुझे ये पता है सब में डिग्री अलग अलग है, तो a³ यहाँ से मिलने वाली है। अब a³ चाहिए, अब इसका एक्सपेंड करेंगे, तो इसका एक्सपेंड करेंगे तो मुझे वो वाला टर्म से मल्टीप्लाई चाहिए जहां पर b का स्क्वायर हो और c की पावर 5 हो। वो कब होगा, जब मैं इसको भी एक्सपेंड करूंगा और उसमें हम लोग इसके एक्सपेंशन में r की वैल्यू यदि हम लोग 5 ले लेंगे, 7c5, तो वहां पे हमें मिलने वाला है। मतलब ये कि देखो यदि इस टर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कि tan c7 a³ इसमें मुझे वो टर्म चाहिए 7c5 b² और c की पावर 5, जहां से मुझे ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से मुझे दिख जाएगा tan c7 × 7c5, यहाँ पे आ जाएगा a³ b² c की पावर में 5। तो ये बच्चे लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा a³ b² और c की पावर 5, ठीक है। तो दिस इज अ कोफिशिएंट। यदि मैं इसको सब हटाता हूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। a³ b² और c की पावर में 5, ये यहाँ से कुछ इस तरह से बातें आ गई। देखो यार, इसको यदि मैं दूसरी तरह से बोलूं, जैसा कि हम लोगों ने बाइनोमियल के पिछले भी एक्सपेंशंस में सीखे हैं, वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे सपोज करो x+, है ना, हम लोगों ने क्या बोला था कि x+y की पावर में सपोज करो 5 है। मुझे इसको मैं एक्सपेंड किया था तो वहां पे बताया था आप लोग को कि हम कैसे लिख सकते हैं 5c1 x की पावर 4y 5c2 x की पावर में 3 और y का स्क्वायर, इस तरह से, है ना। इस 5c2 को हम लोगों ने क्या बोला था कि यार देखो इस टर्म का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में वही आने वाला है जितने तरीके से इन जो नंबर लिखे हुए, जो 3x और 2y लिखे हुए, उनको मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सेम फिनोमेना यहाँ बच्चे, सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इसका जो कोफिशिएंट होने वाला है, कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है उसको समझें, तो कोफिशिएंट होने वाला है कि a 3a है, ठीक है, 2b है, ठीक है, और 5c है, ठीक है, 5c है, ठीक है। इनको जितने नंबर ऑफ वेज से मैं अरेंज कर सकता हूं उतना ये कोफिशिएंट होने वाला है। दैट मीन्स इनके नंबर ऑफ वेज अरेंज करने का तरीका जो होगा वो होगा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो ये इसका कोफिशिएंट होगा, जो कि बेसिक फंडा हम लोगों ने उसमें भी सीखा है। किसमें सीखा है? बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। हाँ, तो ये एक बेसिक फिनोमिना है इस फंडे में, ठीक है। यहाँ पे दूसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ए, बी और सी, ध्यान रखने वाली बात है, ये तीनों के तीनों डिफरेंट टर्म, तीनों के तीनों कैसे टर्म है? डिफरेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट है, डिफरेंट टर्म,
ये तीनों के तीनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम एनालाइज करते हैं बच्चों, और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। वो कैसे हम समझते हैं, जैसे मान लो सपोज इसी में है ना, ऐसा सोच लें हम कि यार यहाँ पे ऐसा यदि होता है ना, सिंपल सी बात है, सब कुछ सही है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। बच्चे यदि कल को ऐसा हुआ होता कि मान लो यहाँ पे आ गया होता n, ठीक है, यदि कल को यहाँ पे n आ जाता तो ये सब जगह n हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही लग गया, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा n, ठीक है। और या यू कैन से यार इसको लिख ही लो, ठीक है। यदि n करते हो तो फिर होगा क्या, n c 0 a की पावर में n b प्लस c की पावर में 0, अगली बार n c 1 a की पावर में n माइनस 1 b प्लस c की पावर में 1, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म आपका पास आ जाएगा n c n b प्लस c की पावर में n। इस तरह की कुछ बातें होने वाली हैं बच्चे, ठीक है। तो सेम बात यदि मैं डिग्री ऑफ ईच टर्म की बात करूं तो इक्वल टू कैसे होगा, n के इक्वल होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक टर्म मिलेगा, यहाँ से दो टर्म मिलेंगे, यहाँ से चलते चलते ऐसे यहाँ से n+1 टर्म मिलने वाले हैं। तो इस फिनोमिना से यदि मैं देखूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे बच्चे 1 + 2 + 3 4, ऐसे चलते चलते यहाँ से आ जाएगा n+1। दैट मीन्स यदि आप इसको सम करेंगे तो n+1 n+2/2। इसको दूसरा लिखने का तरीका ऐसा भी होता है बच्चे, यदि c का यूज करके लिखो कि n+2 c2, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो निकल के आएंगे वो इस तरह से निकल करके आ जाएंगे इस टर्म में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और एलोबरेट करते हैं। हाँ, तो देखो यार, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमने इससे पहले हमने क्या देखा है ना, ये क्या लिखा उसमें थोड़ा समझते हैं। देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास था है ना a + b + c की पावर में, ठीक है, 10 था। इसी से रिलेट करते हैं हम लोग। तो इस पे हम लोगों ने देखा कि यार एक कोई टर्म होगा a की पावर में 3, ठीक है, और b की पावर में 2 और c की पावर में 5, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखा हम लोगों ने, वो कोफिशिएंट हमारे पास जनरली निकल करके आया कि जो भी होगा इसका, यदि हम लोग कोफिशिएंट देखने की बात करें, ठीक है, मान लो लैम्डा था, तो इसका कोफिशिएंट जो लैम्डा निकल करके आया वो आया 10 फैक्टोरियल अपॉन कितने बेस से इसको हम अरेंज कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से निकल के आया। तो मैं क्या करता हूँ कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं लिखने का तरीका क्या सोचता हूँ कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वो तो एक वे लिखा ही था, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस समय मैं ऐसा मान लूँ कि ऐसे जैसे a क्यूब b का स्क्वायर c की पावर 5 है, तो ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो कि मैं मान लिया ऐसे बहुत सारे होंगे। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी a की पावर में मैंने मान लिया p1, b की पावर में मान लिया p2 और c की पावर में मान लिया p3, ठीक है, p1 p2 p3। कल को ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, कल को ऐसा कुछ हो जाए कि a का स्क्वायर हो जाए, b का स्क्वायर c की पावर 6 हो जाए, तो मैं इनको अलग अलग मान लिया p1 p2 p3, ठीक है। यदि मैं इनका कोफिशिएंट की बात करूं तो इसका कोफिशिएंट आने वाला है बच्चे, जैसे इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं मैं, मान ली इसमें, तो इनका समेशन तो 100% ये है कि 100 ही 10 ही होगा, क्योंकि जो p1 p2 p3 मुझे लेना है वो इस तरह से लेना है कि p1 + p2 + p3 की वैल्यू 10 होना चाहिए, और p1 p2 और p3 ये बच्चे हमेशा 0 से लेकर 10 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर में ऐसा तो नहीं ना है कि नेगेटिव हो जाए, पावर तो कुछ ना कुछ होगी, नहीं तो 0 होगी, तो 0 से लेकर 10 तक, मैक्सिमम 10 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका यदि मैं कोफिशिएंट लिखने की कोशिश करूं तो ये यहाँ से आ जाएगा बच्चे, ठीक है, क्या आ जाएगा p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल और p3 फैक्टोरियल। इस तरह से इसको अरेंज करने का तरीका।
तो ये आ गया मान लो P1 P2 P3। अब देखो P1 P2 P3 की वैल्यूज फ्रॉम 0 to 10 में डिफरेंट होंगे। उस केस में जितने भी टर्म जितने भी पॉसिबल्स होंगे वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। जैसे मान लो P1 की वैल्यू मैंने 10 लिया, यदि P1 की वैल्यू मैंने 10 लिया तो उस केस में क्या होने वाला है कि जैसे मैंने P1 की वैल्यू 10 लिया तो ये यहाँ होगा ये 0 0, तो फर्स्ट वाला केस हमारा बन जाएगा, है ना। उस तरह से चीजें इसमें होने लग जाएंगी, ठीक है। इसी को बच्चे यदि हम लोग जनरलाइज करके लिखें, है ना, और किसके लिए लिखें, n के लिए लिखें, ठीक है। यदि यहाँ पे n होता तो वही कंसेप्ट कि P1 P2 प्लस P3 का समेशन n होना चाहिए और ये 0 से लेकर n के बीच बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन दिस होगा। और इसमें ही यदि मैं समेशन लगा दूं, कहां से कहां तक समेशन लगेगा बच्चे, P1 P2 P3 की वैल्यूज 0 to 10 में, इनमें समेशन लगने वाला है, ठीक है। तो अब आगे क्या बात करूं कि यदि इस सब को मैं जनरलाइज लिखूं कि मान लो कल मेरे पास ये तो 3 टर्म वाला था, कल को ऐसा हो जाए कि मेरे पास बहुत सारे टर्म हो जाए, है ना। इसी को हम कहते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। इन जनरल x1 प्लस x2 प्लस x3 xr तक हमारे पास लिखे हुए हैं टर्म, है ना। इसका पावर n, यदि इसका मैं एक्सपेंशन लिखूं तो बच्चे सिंपल सा लिखने का तरीका, कोई भी किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स के पर्टिकुलर टाइम के लिए कि x1 की पावर में p1 है, p2 p3 ऐसे चलते चलते pr, इसका यदि मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो इसका कोफिशिएंट मुझे पता है कि यहां से क्या होने वाला है, कोफिशिएंट टोटल दो सबका समेशन मतलब n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल चलते चलते pr फैक्टोरियल। यहाँ पे ये बात जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, सेम बात यहाँ पे आ गई कि इनका समेशन n के बराबर होना चाहिए और P1 P2 P3 P ये 0 से n तक होना ही चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बातें आने लग गई, है ना। तो ये आ गया। अब यार अगली बात, है ना, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था, है ना, क्या देखा था कि यदि कुछ इस तरह से होगा तो इस वाले एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की हम लोगों ने बात की थी। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने ऐसा बोला था कि ये आ जाएगा 11 इंटू 12/2, ठीक है। इसको यदि मैं ऐसे बोलूं बच्चे तो 66 आया था, इसको मैं बोलूं तो 12c2 भी आया था। ये क्या आया था, 12c2 भी लिख सकते हैं इस मैथ को, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन वाली बात ये थी कि हम लोगों ने जब यहाँ पे लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी की पावर में n लिखा था, तब मैंने लिख के दिया है कि वो n+1 और n+2/2 ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं बच्चे। क्या है ये, नंबर ऑफ टर्म्स। यदि ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसको हमने लिख के दिया है कि n+2/2, ठीक है, n+2/2 c2 n+2 c2 ऐसा लिखा। तो यहां से मुझे क्या सोचने में क्या पता लग रहा है कि देखो यार a प्लस बी प्लस सी की पावर में 10 है ना, है ना। यदि ये ऐसा कुछ है और इसको मैं ऐसा सोच रहा हूं, देखो सेम एज होगा क्योंकि हो क्या रहा है कि मेरे पास जो P1 P2 P3 हैं इनकी वैल्यू बच्चे 0 से लेकर 10 तक है। तो यार देखो यदि हम लोगों ने पढ़ा है PNC में तो वहां पर पढ़ा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो जब सेम क्वेश्चन बन गया मेरे पास कि P1 प्लस P2 प्लस P3 होना चाहिए 10, ठीक है। और दूसरी बात कि P1 P2 P3 0 से लेकर 10 तक, मतलब 0 P1 P2 P3 0 भी हो सकता है। तो सोच के देखो यार कि इस वाले इक्वेशन में मतलब मैं बोलूँ कि P1 P2 P3 = 10, ये बहुत ईजी होता है। मुझे तो इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना आता है क्योंकि ये वैल्यू तो इंटीग्रल ही हो सकती है। तो इस इक्वेशन की नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करूंगा मैं कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज, मतलब कितनी P1 P2 P3 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं जिनको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, और उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जितनी बार मैं इनको अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, है ना। दैट मीन्स कि मुझे बात करना है यदि नंबर ऑफ टर्म्स की बात आ जाए तो इस इक्वेशन में जितने पॉसिबल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो इसका कहलाया जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स का सॉल्यूशन, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, जहां पर P1 P2 ये है तो इसको मैं कैसे करता हूं, वही पार्टीशन मेथड। पार्टीशन मेथड कहता क्या है बच्चे कि कितने लोग, है ना, मेरे पास पार्टीशन मेथड क्या कहता है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, कितने लोगों में बांटना है ना, कितने लोगों में बांटना है। तो जितने लोगों में बांटना है बच्चे उतने हम लोग क्या कर देंगे, है ना, उतने हम लोग पार्टीशन, जितने लोगों में बांटना होगा उससे एक कम हम लोग क्या करते हैं,
पार्टीशन करते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो मेरे पास 10 बॉल है, ठीक है, 10 थिंग्स हैं, इनको मुझे 3 लोगों में बांटना है। यदि 3 लोगों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे 3 लोगों में बांटने के लिए कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे। 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे तो अब कितने लोग, कितने हो गए टोटल, टोटल 12 थिंग्स हो गई, 2 पार्टीशन और 12 ये 10 बॉल, 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये सेम थिंग्स है और ये बाकी सेम थिंग्स हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, इसको लिखने का तरीका 12C2 ऐसा लिखते हैं हम लोग, है ना। सेम प्रोसीजर में बच्चे इसको हमने ऐसा लिखा, है ना। सेम प्रोसीजर में यदि कल को यहाँ पे मान लो n थिंग्स होती, है ना, n थिंग्स होती है, n थिंग्स को यदि 3 पार्ट में बांटना होता तो यही आता, है ना। मतलब ऐसा हो जाता कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाते, n तो ये बॉल होती और 2 ये पार्टीशन होते, मतलब n+2, है ना। उस केस में n+2 हो जाता, है ना। तो n+2 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और उसके बाद 2 फैक्टोरियल। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता, n+2C2, इस तरह से हम लोग उसको भी लिख पाते, है ना। इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता वहां पे, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं इस केस के लिए। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, है ना। तो यदि सेम बात हम लोग इस केस की बात करें, है ना, इसमें तो हमारे पास यदि नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं मैं बच्चे, तो सेम एज होगा, है ना। इट इज सेम एज कैसे, किसके सेम है ना। जैसा कि हम लोग बात करते थे x1, हम लोग क्या बात करते थे बच्चे कि मान लो ऐसा हम लोग बात करते थे, कैसा बात करते थे कि x1 + x2 + x3 चलते चलते क्या होना चाहिए, xr = में 10, ठीक है। मतलब ये कि होने क्या वाला है कि इन केसेस को बच्चे, जो हमारे पास 10 थिंग्स हैं, इनको बांटना है, ठीक है। मतलब 10 को हमने इसको 1 दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको p, मतलब हुआ कि इसको p1 दे दिया, इसको p2 दे दिया, इसको p3 दे दिया, ऐसा इनको हमें बांटना है, ठीक है। 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमको x1 x2 x3 xr इनको बांटना है। यदि इनको बांटना है तो ऐसा समझो, ठीक है, कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये r ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, r। यदि ये r ऑब्जेक्ट हैं बच्चे, तो इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होगा, ठीक है। नहीं, r नहीं बच्चे, 10 नहीं, यहाँ पे n है, ठीक है। तो x1 + x2 + x3 प्लस ऐसे चलते चलते xr n है। इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने का सिंपल सा तरीका, r ऑब्जेक्ट है, n चीजें हैं, है ना। n चीजों को यदि r लोगों में बांटना है तो r-1 पार्टीशन करने पड़ेंगे। यदि r-1 पार्टीशन करने पड़ेंगे, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, ऐसे चलते 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 ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या होंगे, n ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कितने, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और r-1 ये क्या होने वाले हैं, पार्टीशन होने वाले हैं, ठीक है। यदि इतने पार्टीशन होने वाले हैं तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, r-1 पार्टीशन होने वाले हैं, तो इसका अरे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस यहां से निकल के आएगा, वो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, n + r-1 का फैक्टोरियल अपॉन टोटल बात क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, जिसको लिखने का सिंपल सा तरीका होगा बच्चे n + r-1 c r-1, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इसमें जो होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n + r-1 c r-1, और उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है।